दोस्तों, इस कहानी के बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि आप इस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और किसी औरत की मजबूरी और बेबसी तुमने कभी ऐसी देखी ही नहीं होगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो क्या होगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आखिर में आपको इस कहानी का वो नाम बताऊंगी और वो दास्तान हकीकत सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी और बेस्ट कहानी है। तो चलो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक गांव से। उस गांव में शाहिदा अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम एक का ईरा और दूसरी का सेल्जा होता है। दोनों ही उसकी दुनिया होते हैं। पति हकीम, जो एक कट्टर सोच वाला आदमी होता है, वो अपने पति के सामने डरी सहमी सी रहती है और साथ ही साथ उसकी दोनों बेटियां भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा डरी और सहमी रहती है। कभी अपने बाप के सामने रुकने का नाम तक नहीं लेती। वो इतना ज़्यादा अपने बाप से डरती है और उनकी जो दादी होती है वो भी अपने बेटे के हाँ में हाँ हमेशा मिलाती रहती है। वो भी अपने बेटे से बहुत डरती है। आज शाहिदा अपने पति से बिना बताए अपनी एक फ्रेंड को मिलने के लिए आ जाती है, जिसका नाम महरीन होता है। महरीन बताती है कि मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहती हूँ, उसे मैं एक कामयाब लड़की बनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कामयाबी हासिल करके कितनी खुश होती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी तरह घुट घुट कर जिए, इसलिए मैं आगे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए आसपास के इलाके में भी लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है। पास ही में मास्टर जी है, लेकिन वो भी बस लड़कों को ही पढ़ाते हैं। शाहिदा ने सोचा कि वह भी अपनी बेटी ईरा के बारे में उससे बात करेगी। जब शाहिदा महरीन के घर से अपने घर जा रही होती है तब उसके अब्बा उसे रास्ते में ही मिल जाते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी बार तुझे समझाया है, फिर भी तुम उस औरत से मिलने के लिए यहाँ पर आ ही जाती हो। पता है ना वो गांव वाले लोग उसे क्या नाम से पुकारते हैं और कैसे कैसे उसके बारे में बातें बनाते हैं कि जो अपने पति की बात नहीं मानती वो औरत इस दुनिया में बहुत खराब औरत होती है। इस तरह वो अपनी बेटी शाहिदा को महरीन से दूर रहने को कहता है। पति घर न होने पर उनका घर, उनकी बेटियों की कलाइयों की चूड़ियाँ पूरे घर में गूंजती रहती है, लेकिन उसके पति के आने पर घर में जैसे मायूसी छा जाती है, जैसे घर में किसी का इंतकाल हुआ हो। इस कदर घर पूरी तरीके से सन्नाटे में डूब जाता है। किसी के मुंह से चूह तक कभी नहीं निकलती और दोनों लड़कियां अपने बाप के आने के ऊपर छुप जाती है। कभी उसके आगे आने की जरूरत नहीं करती। सवाल जवाब करना तो बहुत दूर की बात होती है। गांव की औरतें शाहिदा से सही तरीके से बात नहीं करती थी। उनका कहना है कि उसके पति और भाई ने इस औरत से बात करने को मना किया है, फिर भी ये वहाँ पर जाकर बात करती है क्योंकि ये दूसरों के दिमाग को दूषित करती है। वो अपनी बेटियों को शाहिदा पढ़ाना चाहती है, इसलिए लोग उसे बुरी माँ कहते हैं कि वो अपनी बेटियों को बिगाड़ रही है। अपने हक के लिए लड़कियों की आगे पढ़ने की बात करती है और वो अब शाहिदा को पागल भी बुलाने लग जाते हैं। शाहिदा का पति अक्सर एक बाबा के पास जाता रहता है। उसका कहना है कि तुम अपनी औरत पर कंट्रोल रखो, तुम घर के मुखिया हो और आखिरी में हर फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। तुम जो भी कहो उसे वो तुम्हारा आखिरी फैसला सुनकर वो पूरा करना ही चाहिए। वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारी बीवी को वो हक अपना अदा करना चाहिए। उसे अगर वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है तो उसे ज़िद्दी घोड़ी समझकर उसे काबू में करना चाहिए। शाहिदा के पति को बाबा हमेशा यही गलत सलत सलाह देता रहता है। शाहिदा का पति हकीम पर जब हद से ज़्यादा भरोसा करने लगता है तो शाहिदा अब हद से ज़्यादा अपने पति से ही डरने लग जाती है। आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती है, यानी कि अपने बच्चों की। ये सुनते ही हकीम गुस्से में उठ पड़ता है क्योंकि शाहिदा का पति भी हकीम ही होता है। शाहिदा इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले हकीम उठता है और शाहिदा के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश बरसाने लग जाता है। शाहिदा को डरा के धमका के आगे कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी बस इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है और मुझे एक औरत इसलिए लाकर
देना चाहता था क्योंकि हमें घर में एक नौकरानी की बहुत ज़रूरत थी जो 2 वक्त का खाना पकाए और मेरे घर को हमेशा साफ सफाई करते रहे और सुथरा रखे और मेरी माँ की देखभाल करती रहे। इसलिए नहीं कि तुम बेटियां पैदा करो और उन्हें मैं पढ़ाने लिखाने की अपनी सारी मेहनत की जमा पूंजी तुम्हें दे दूँ और तुम घर पर बैठकर बस आराम करो। शाहिदा के पति ने उसे आज बहुत ज़्यादा डराया और धमकाया था। उसे बहुत मारा पीटा भी था और उसे कहता है, देखो इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी हो जो तुम जैसी बुढ़िया से शादी करेगा। तुम तो बुढ़ी हो और तुम विधवा हो। तुमने इस बात का मेरे सामने जिक्र किया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है और शाहिदा फिर से नॉर्मल होकर काम में लग जाती है। यही उसकी ज़िंदगी की रूटीन होती है। उसकी सास ने उसे कहा कि पुरुष अपनी महिलाओं के लिए सीमाएं निर्धारित करता है और वो उन्हें कभी नहीं लांघनी चाहिए और उन्हें हार हो या जीत हो बर्दाश्त ना होते हुए भी हर चीज़ बर्दाश्त कर ही लेनी चाहिए। इसलिए अपनी हद में रहो। मेरे बेटे ने तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो तुम जैसी विधवा से भला कौन शादी करता। शाहिदा ने उससे कहा कि मैं बस 16 साल की उम्र में विधवा हो चुकी थी और इस उम्र की कीमत हर पल को मैं जानती हूँ कि उसकी कीमत मैंने क्या चुकाई है। लेकिन उसकी सास का कहना है कि यदि तुम अपने पति की आज्ञा नहीं मानोगी तो तुम नरक में जाओगी। नरक के आग में तुम जलकर खाक हो जाओगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत जलील होना पड़ेगा। पास ही के गांव में जो मास्टर जी होते हैं वो लड़कों को पढ़ाते हैं और उन्हें संगीत की भी अच्छी खासी शिक्षा देते हैं। ईरा ये सारी बातें बस दूर से खड़े होकर देखती रहती है, महसूस करती है वो भी पढ़ाई का बहुत शौक रखती है। पिता से छुपकर उसने कुछ किताबें अपने घर में छुपा कर रखी हुई होती है और वो किताबें पिता के नामौजूदगी में वो दोनों बहनें पढ़ती रहती है। लेकिन पिता के आगे आ जाने पर वो दोनों उसे कहीं छुपा देती है। अगले दिन शाहिदा के पति हकीम ने कहा कि मेरे दोस्त की माँ काफ़ी बीमार है, हमें उसे देखने के लिए जाना है और वो शाहिदा को भी साथ चलने के लिए कह देता है। उसे कहता है कि हम दोनों को जाना ज़रूरी है। उनके घर में अचानक हकीम की नज़र उसके दोस्त की बेटी पर पड़ती है। जब शाहिदा और हकीम उसके घर पर उसकी माँ को देखने जाते हैं तो उसे वो शाहिदा का पति गंदी नज़र से देख रहा था और शाहिदा ये बात अच्छी तरीके से नोटिस करती है। और शाहिदा का पति जो हकीम होता है उनके पास एक पड़ोस का बच्चा भी पढ़ने के लिए आता है। शाहिदा का पति उस बच्चे को एक सवाल करता है और उसे ये हल करने को कहता है। तब शाहिदा तुरंत उठती है और वो सवाल का जवाब 1 सेकंड के अंदर दे देती है। लेकिन शाहिदा का पति वो सवाल का जवाब सुनकर खुश नहीं होता बल्कि शाहिदा पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे उठ खड़ा होने को कहता है और उसे कहता है कि देखो तुम मर्दों की बराबरी करने की कोई कोशिश मत करो। तुम एक औरत हो ना तो औरत बनकर ही रहो। औरत एक पैर की जूती होती है और उसे जूतों की तरह ही दरवाजे के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन मैंने अपनी जूती को अपने सर पर रखकर चल रहा हूँ। इसलिए तुम औरत हो तो औरत की जगह पर ही रहकर बस चूल्हा और घर को देखो। ज़्यादा सवाल के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात हो जाती है और शाहिदा का पति शाहिदा को कहता है कि कल सुबह जल्दी मुझे शहर जाना है, तो एक काम करो, सुबह जल्दी उठो और मेरे लिए टिफ़िन तैयार करो। जब शाहिदा ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो आज उसे कुछ वक्त अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मिल ही जाएगा। शाहिदा तुरंत ही अपने घर का पूरा काम निपटा लेती है और अपने दोनों बेटियों को लेकर मास्टर जी के पास चली जाती है। जब वो मास्टर जी के पास चली जाती है तो मास्टर जी के आगे गिड़गिड़ाती है, रोने लगती है और मास्टर जी को कहती, मास्टर जी मैं अबला नारी हूँ जो कि मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है और मेरी इस दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं है, ना तो मेरे माँ बाप के घर में और ना ही मेरे पति के आगे मेरी कोई इज्जत नहीं है। मास्टर जी उसे समझाते, कोई भी औरत बेइज्जत नहीं होती और तुम शक्तिहीन तो बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम जो चाहो कर सकती हो। तब शाहिदा बताती है, मैं अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मास्टर जी बहुत नेकदिल इंसान थे। वो उसे कहते हैं, देखो तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो। वो अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान ले, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी से ना डरे
और फिर शाहिदा अपनी बेटी इरा के बारे में भी उनको सब कुछ बता देती है और उसे आगे वो पढ़ाना चाहती है। ये उसकी इच्छा है और वो अपनी इच्छा मास्टर जी के आगे जाहिर करती है। मास्टर जी ने उसे शहर की एक दुकान का पता दिया जहाँ पर इरा की अगली क्लास की किताबें उसे मिल सकती है। वह अपने पति से डर के इरा को मास्टर जी के पास पढ़ाने नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ, वो इन किताबों से घर पर ही उसे पढ़ा सकती है। और अब हकीम शहर से वापस आ चुका था। शाहिदा ने उसे झूठ कहा कि इरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे शहर में डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाना होगा। तब हकीम का कहना था कि मैं सारा दिन खेत में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए तुम अपने पिता के साथ क्यों नहीं चली जाती। लेकिन दिक्कत ये थी, अगर वो किसी के साथ भी चली जाए तो वो किताबें खरीदने के लिए नहीं जा सकती थी। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन फिर भी वो अगले दिन अपने माँ से मिलने के लिए अपने माँ के घर पहुँच जाती है। शाहिदा का भाई, जो कि भगवान के काम में बहुत ज़्यादा लीन होता है और वो कभी उसके घर भी नहीं आता है, इसलिए शाहिदा अब उसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। आज उसकी माँ ने उसे कहा कि हमेशा इस तरह से गुस्से में मत रहा करो। इतने साल बीत गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख पाई हूँ। अब सच्चाई से समझौता कर ही लो। शाहिदा ने उससे कहा कि मुझे उपदेश देना बंद करो। मेरे साथ आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सब कुछ क्या किया आपने? आपको क्या हासिल हुआ मेरे साथ ये सब कुछ करके? मुझे बस इतना बताओ, आपको मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके, गलत करके क्या मिला? उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई और वो विधवा हो जाने के बाद एक हकीम जैसे आदमी के साथ उसे बांध दिया गया, जैसे कि किसी कसाई के हाथ में उसे बांध दिया गया हो। इसलिए शाहिदा हमेशा से अपने अब्बू, भाई और सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। इस पर शाहिदा की माँ का कहना है कि वो उसे प्यार करती है, अपनी बेटी की फिक्र है। माँ अपनी बेटी से प्यार करने लग जाती है, लेकिन शाहिदा आवाज़ अपनी एकदम सी चढ़ा देती है और गर्दन नीचे झुका लेती है, क्योंकि शाहिदा के साथ उसके माता पिता ने बहुत गलत किया था। इसलिए उन्होंने उसकी दूसरी शादी के बारे में भी सोचा, तो ऐसे आदमी से सोचा कि उसे किसी कसाई के हाथ में देते हैं, ऐसा उसे दे दिया था। शाहिदा हमेशा से ऐसे ही उन पर गुस्सा रहती है। उनके वहाँ वो नहीं रह सकती थी। कोई भी जवान लड़की अपने माता पिता के पास नहीं रह सकती, ऐसा उसके माँ का कहना था। ये बहुत गलत बात होती है, लेकिन खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है। उस आदमी ने एक विधवा को अपनाया था, यानी कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया था शाहिदा के और शाहिदा के घर वालों का। उनके ऊपर वो एहसान वो कभी चुका नहीं सकते, यानी कि ऐसा शाहिदा के माता पिता का कहना था कि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्हें उसका एहसान मानना चाहिए, ऐसा शाहिदा के घर वालों का कहना था। और फिर हम देखते हैं कि हकीम अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि आप कल ही मेरे रिश्ते के लिए मेरे दोस्त के घर चले जाओ, उसकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगो। यह बात सुनकर शाहिदा के हाथ से चाय का प्याला उस वक्त नीचे गिर जाता है। जाहिर सी बात है कि ये सुनकर शाहिदा पर क्या बीती होगी। वैसे तो हकीम शाहिदा से प्यार नहीं करता था, लेकिन क्या उसकी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी करना ये फैसला सही होगा? अगले दिन हकीम बैलगाड़ी लेकर एक रेस लगाता है और उसमें मौके को देखते हुए शाहिदा मास्टर जी के पास पहुंच जाती है कि वो शहर से किताबें नहीं मंगवा सकती, इसलिए मास्टर जी ही खुद मंगवा दे। वो हकीम की माँ उसके दोस्त के घर चली जाती है, उसकी बेटी का हाथ मांगती है और हकीम के दोस्त को ये रिश्ता मंजूर था। फिर क्या, शाहिदा से इजाज़त लिए बिना ही हकीम का रिश्ता उस लड़की से तय हो गया। 10 तारीख को निकाह हो गया। शाहिदा को जब ये बात पता चली तो वो खामोश हो गई और अचानक अपनी खामोशी से उठ पड़ी हुई वो सीधा उस बच्ची के पास जाती है जिसे हकीम का निकाह होना था। वो अपनी बातों में उसे बहला फुसलाकर उसे घर से दूर ले जाना चाहती है। शाहिदा उसे कहीं छुपाना चाहती है, लेकिन तभी उस लड़की के पिता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और शाहिदा को उसका हाथ छोड़ने को कहा और शाहिदा के हाथ से उसे छीनकर उस बच्ची को वहाँ पर फिर से उस दलदल में छोड़ आया और वहीं पर ही वो शाहिदा गिर गई। और अब शाहिदा मजबूरी में बस तमाशा देखती रही कि अब उस बच्ची की इज्जत मेरा बूढ़ा पति उतार लेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शाहिदा ने जितना उस बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब रही और शाहिदा पूरी तरीके से बेबस थी। और जब यह बात हकीम को पता चली कि शाहिदा ने
अपने पति के होने वाले पत्नी को गायब करने की कोशिश की तो हाकिम ने शाहिदा को बहुत बुरा मारा और उसे बहुत ज़्यादा जलील किया। इस तरह उसकी बेटियों को भी उसने बहुत बुरा मारा। ये देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा सहम गई। अगले दिन शाहिदा अपनी माँ के पास चली गई। शाहिदा उनसे कोई मदद लेने नहीं गई थी, लेकिन उसके माँ ने उसे समझाया कि तुम अपनी ज़िंदगी मुश्किल में क्यों डाल रही हो। शाहिदा अपने पति का घर छोड़कर आई थी। शाहिदा की माँ समझाने लगी, तुम्हारी बेटियों को वो 2 वक्त का खाना देता है, कपड़े देता है, उन्हें कपड़े मिलते हैं, इज्जत की ज़िंदगी मिलती है, तो तुम अपने पति को छोड़कर क्यों आई हो। तुम वहीं पड़ी रहो और तुम्हारा पति जो कहता है वो बस तुम खामोशी से देखती रहो। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मिलना क्या है। ना खाने की तुम्हें चिंता है और ना ही सोने की चिंता है। रहने के लिए बड़ा सा घर है। 2 वक्त ऐसा ही गुजर जाता है। तुम कुछ मत करो हम लोगों को और तुम ज़्यादा मुश्किल में मत डालो। शाहिदा के माता पिता का कुछ अलग ही कहना था, इसलिए शाहिदा पूरी तरीके से टूट जाती है और शाहिदा चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। फिर वो दिन भी आ गया। शाहिदा का पति हकीम 4 लोगों के बीच उस बच्ची से निकाह करके उसे अपने घर लेकर चला आता है और आते ही शाहिदा को कहता है, इस बच्ची से अच्छे से बात करना, इसे अच्छे से खाने पीने को पेट भरकर दे देना। और फिर उसकी बेटियां उसे बस छोटी सी दुल्हन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है, क्योंकि इतनी मासूम लड़की उनकी उम्र की अपने बाप की बीवी बनकर आई थी। हकीम उस लड़की को शाहिदा के पास छोड़कर चला गया और कहा कि रात तक इसे बहुत अच्छे से तैयार कर देना। वो लड़की शाहिदा से कहने लगी, मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर शाहिदा की आंखें भर आती है। इस तरह रात भी हो गई। शाहिदा ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। अगले दिन सुबह उसने सुना कि किसी का जनाजा जा रहा है और ये कोई और नहीं, हकीम ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी मौत हो गई है और उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता और ना ही किसी ने जानने की कोई कोशिश की थी। लेकिन उस लड़की की मौत से शाहिदा बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि शाहिदा की सास हकीम से कहती है कि ये बहुत ज़िद्दी औरत है, मुझे तो इसे देखकर लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसकी खामोशी से मुझे डर लगने लगता है। शाहिदा की सास शाहिदा को देखकर ये सारी बातें कह रही थी। हकीम ने अपनी माँ को समझाया कि वो बिल्कुल भी ना डरे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही इसकी इतनी हिम्मत है कि वो कुछ कर पाए। कुछ दिनों से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शाहिदा अब भी उस बच्ची की मौत की जिम्मेदार अपने आप को ही ठहरा रही थी, क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी तो शाहिदा भी इसी घर में मौजूद थी। वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। अगले दिन शाहिदा ने देखा कि उसकी दोनों बेटियां शादी का खेल खेल रही है। बड़ी बेटी ईरा की अपनी एक छोटी बहन भी है। वो अपनी छोटी बहन से कह रही थी कि मेरी शादी तो तुमसे पहले हो जाएगी और मैं देखना तुमसे पहले यहाँ से जाने वाली हूँ। वो दोनों बहनें इस खेल को मजाक समझ रही थी। शाहिदा ने जब उन्हें ये खेल खेलते हुए देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाई और फटकार भी लगाई और ये खेल खेलने से मना कर दिया और कहा कि अगर आइंदा से तुमने ऐसा कोई भी खेल खेला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरअसल उसे उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस हादसे से बुरी तरीके से अब तक डरी हुई है कि ये कहीं उसकी बेटियों के साथ भी ना हो जाए। अगले दिन वो मेहरीन से मिलने चली जाती है। वह अपने पति हकीम के बारे में उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी मेहरीन के अब्बा वहाँ पर आ जाते हैं और शाहिदा डर के मारे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे उसका भाई मिलता है। वो अपनी बहन के हालातों के बारे में बखूबी जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, यदि कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर हम आगे देखते हैं कि शाहिदा मास्टर जी के पास पहुंच जाती है उन किताबों को लेने के लिए। शाहिदा को किताबें मास्टर जी दे देते हैं, लेकिन शाहिदा के चेहरे पर अब वो खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। मास्टर जी शाहिदा को पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है शाहिदा। शाहिदा कुछ नहीं बताती और बस वो किताबें लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी खुशी एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती, क्योंकि उसे अब भी ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो चाहो तो उस मासूम बच्ची को बचा सकती थी, लेकिन उसने उस बच्ची को बचाया नहीं। लेकिन उसके हाथ में भी तो कुछ भी नहीं था। उसका जल्लाद पति बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक आदमी था, इसलिए वो भी तो बेचारी बेबस थी।
वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस खामोशी से तमाशा देखने के अलावा उसे कुछ और चारा ही नहीं था। दूसरे दिन शाहिदा की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं मास्टर जी से मिलना चाहती हूँ। तब शाहिदा उसे कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी। शाहिदा ज़्यादा देर तक कमरे के अंदर रहती है। इससे उसकी सास को भी अब उस पर शक होने लगता है। ये बात हकीम को भी उसकी माँ बता देती है कि तेरी बीवी दिन भर घर के अंदर ही रहती है, कमरे में अपनी दोनों बेटियों को लेकर बंद रहती है। अपनी दोनों बेटियों के साथ पता नहीं वो कमरे में ऐसा क्या करती है। जब मैं आवाज़ लगाती हूँ तब कमरे से बाहर निकलती है। पता नहीं अंदर क्या इन तीनों की खिचड़ी पक रही है। और हकीम तभी अंदर जाकर कमरे की अच्छी तरीके से छानबीन करने लगता है। वहाँ पर उसे मास्टर जी की दी हुई किताबें मिल जाती है। उसने सारी किताबों को आग में फेंक दिया और शाहिदा को बहुत ज़्यादा मारा। उसे इतना मारा कि शाहिदा बेहोश हो गई। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं कि एक दिन हकीम फिर से अपनी माँ से बात करता है। उसे बताता है कि नसीम के चचेरे भाई ने मेरे लिए एक रिश्ता भेजा है और वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। हकीम गलतियों पर गलती किए जा रहा था और हकीम की माँ उसका साथ दे रही थी। और फिर हम देखते हैं कि शाहिदा मक्के की पोटली लेकर खेत से घर वापस लौट रही थी कि तभी उस लड़की की माँ उसे रास्ते में मिल जाती है। उससे हकीम का निकाह किया जाने वाला था। उसने शाहिदा को सब कुछ बता दिया कि मेरी बेटी की उम्र तुम्हारी बेटी की जितनी ही है, कुछ भी करके मेरी बेटी को अपने पति से बचा लो। तुम तो जानती हो मासूम बच्ची के साथ शादी के बाद क्या होता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने कुछ दिन पहले भी एक मासूम बच्ची से शादी की और उसके साथ रात भर उसके जिस्म को लोचा और वो मर गई। मैं जानती हूँ तुम मेरी बच्ची को बचा लोगी, मेरी बेटी को। मगर शाहिदा मजबूर थी और फिर से वही हुआ। उस लड़की से उसका निकाह हो जाता है और बड़ी धूमधाम से उसे अपने घर वो लेकर चला आता है शाहिदा का पति। और शाहिदा बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है। शाहिदा अपने पति के सामने आकर खड़ी हो जाती है और शाहिदा आज अपने पति से बिल्कुल नहीं डरती और अपने पति से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उस मासूम सी बच्ची को उसके घर छोड़ दो, उसे जाने दो। उस वक्त वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, थोड़ा सा तो उस पर रहम खाओ। लेकिन शाहिदा का पति हकीम उसे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? उसे गुस्से में कहा कि क्या कह रही हो, तुम्हें होश तो है? शाहिदा बार बार उसे कहती है कि उसे जाने दो, वो मासूम बच्ची है, प्लीज़ उसे जाने दो। हकीम अपनी पगड़ी उतार कर फेंक देता है और अपने रूम में चला जाता है और अपनी गन यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है। वो शाहिदा को जान से मारने वाला होता है, लेकिन आज वो गन शाहिदा के हाथ में थी। हकीम कुलाड़ी लेकर शाहिदा को मारने के लिए आगे बढ़ता है और शाहिदा एक पल में गुस्से में और बेबसी में अपने पति को जान से मार देती है। शाहिदा ने सच में आज बहुत बड़ा नेक काम किया था। उसने उस बच्ची की जिंदगी बचा ली थी। अब शाहिदा की बेटी अकेली हो चुकी थी, यानी दोनों बेटियां अनाथ थी और उनकी दादी उन्हें बहुत डराती है, धमकाती है। और फिर हम देखते हैं कि गांव वाले उस आदमी के सारे गुनाह भूल जाते हैं। बच्ची की शादी उन्हें गलत नहीं लगती, लेकिन शाहिदा का विरोध करना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो उस पर पति के कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसे सजाए मौत दी जाती है। इकरा अपनी माँ से मिलने पुलिस स्टेशन चली जाती है। तब वहाँ पर शाहिदा अपनी दोनों बेटियों को खूब हिम्मत देती है। उन्हें कहती, तुम्हें आगे पढ़ना है, लिखना है, अपना नाम कमाना है, इतना पढ़ना है कि तुम्हें किसी भी मजबूर लड़की पर कोई जुल्म होता हुआ देखकर अपना खून खोलना नजर आता है और वो ऐसा महसूस होना है। और उसके हक के लिए तुम्हें हमेशा आवाज़ उठानी है। तुम्हें उसके लिए लड़ना ही लड़ना है। पहले खुद के लिए लड़ना सीखो और फिर उसके बाद दूसरी लड़कियों के लिए लड़ना सीखो, लेकिन कभी अपनी हिम्मत मत हारो। शाहिदा हिम्मत से अपनी दोनों बेटियों को हिम्मत देती है और शाहिदा को मौत हो जाती है। शाहिदा को सजाए मौत दी जाती है और शाहिदा की कब्र को खोदने का काम शाहिदा के भाई को ही दिया जाता है। शाहिदा का भाई अपनी बहन की कब्र खोदते समय खूब रोता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसने अपनी बहन के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर वो अपने बहन के लिए बस एक बार भी आवाज़ उठाता तो आज उसकी बहन जिंदा होती, यूँ उसे अपनी बहन की कब्र खोदना नहीं पड़ती। शाहिदा की दोनों बेटियां अब
मास्टर जी के पास पढ़ने के लिए चली जाती है। दरअसल मास्टर जी उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाने लग जाते हैं और शाहिदा मास्टर जी उन्हें अब बहुत आगे कुछ बनता हुआ देखते हैं। शाहिदा का पति अगर हकीम जिंदा होता तो ये चीज़ नामुमकिन थी। उसकी बेटियां कभी आगे पढ़ नहीं सकती थी। उसने उसे मारकर नेक ही काम किया था। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि समाज को बच्चों की शादी से कोई दिक्कत ही नहीं है। मर्द के गुनाह उन्हें हमेशा माफ़ कर दिए जाते हैं। उन्हें रहम से ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और अगर कोई औरत आवाज़ उस गुनाहों के लिए उठाती है तो उसे अपराधी मान लिया जाता है और औरत को हर कदम पर समझाया जाता है और आदमियों को हर कदम पर छोड़ दिया जाता है। औरत को गुनाहगार मानकर उसे कोई ना कोई सज़ा हमेशा से दी ही जाती है। इसे परंपरा का नाम दिया गया है, पर असल में ये औरत की आज़ादी जीने का बस एक तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत ने जब सवाल किया तो बदजलन कहलाई जाती है, आदमी ने जब गलती की तो इंसान कहलाया जाता है। ये बराबरी नहीं, कई सदियों का झूठा इंसाफ है। औरत को रखने के लिए नियम ज़्यादा होते हैं और आदमी को माफ़ करने के लिए बहाने और भी ज़्यादा होते हैं। इस समाज में औरतों की आज़ादी अक्सर इजाज़त बन जाती है कि क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब हंसना है, कब रोना है। हर बात पर सवाल होते हैं। वो आदमी की हर गलती पर लड़का है ये कहकर उन्हें छूट मिल जाती है और औरत से त्याग, सहनशीलता और चुप्पी की उम्मीद की जाती है, पर उनकी ख्वाहिशों को कभी कोई ज़रूरत समझता ही नहीं है। औरत की आज़ादी डर नहीं, बराबरी मांगती है। अब आदमी की गलती संस्कार बन जाए और औरत की आवाज़ बदतमीजी, समझौता ये सब कुछ बन जाए तो हमारा समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता। समाज बीमार है दोस्तों। इस कहानी का नाम आपको पता है क्या है? इस कहानी का नाम इम्तिहान है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप ये कहानी जिस शहर से, जिस गांव से सुन रहे हो तो मुझे प्लीज़ आपका नाम, आप कहाँ से सुन रहे हो, वो सब कुछ मुझे बताना और आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही मुझ पर बरसाते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये खूबसूरत सी कहानी शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।